हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में जो हमारा आज का चैप्टर होने वाला है वो होने वाला चैप्टर नंबर 15, जो कि चैप्टर है हमारा सम नेचुरल फिनोमिना। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल फिनोमिनन्स के बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम बात करें लाइटनिंग और अर्थ क्यूब की। और इसके अलावा आप वैसे तो 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर से रिवाइज करवाया जाएगा विंड स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में। ठीक है। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर और उनके मैनेजमेंट। ओके। बात करें सिलेबस की, तो आपको मालूम है कि हम फॉलो कर रहे हैं सैनिक स्कूल का सिलेबस, और जिसके अकॉर्डिंग अब अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं फॉसिल फ्यूल, कंबशन इन फ्लेम, सेल डिस्ट्रक्शन इन फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, फोर्स फ्रिक्शन, साउंड रिफ्लेक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, सिंथेटिक फाइबर, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्टार एंड सोलर सिस्टम, पॉल्यूशन ऑफ एयर, ग्लोबल वार्मिंग और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और आज का जो लेक्चर होने वाला वो होना है चैप्टर नंबर 15, जो कि है नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। इसके बारे में बात आएगी कैलोरीफिक वैल्यू, जो कि रिलेटेड चैप्टर है फॉसिल फ्यूल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप इस लेक्चर को पढ़ने से पहले फ्यूल को एक बार रिवाइज करके ज़रूर आइएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। 17 चैप्टर भी हमारा रिलेटेड चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि 10th चैप्टर से, तो उसको भी आप एक बार रिवाइज कीजिएगा जब भी ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके। नेक्स्ट चैप्टर भी एक तरीके से रिवीजन चैप्टर है, फ्रिक्शन की बात हो रही है, जिसको हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 5, फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर में। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन लिखा भी हुआ है, फोर्स फ्रिक्शन एंड प्रेशर। तो ये जो आने वाले नेक्स्ट जो तीन आपके लेक्चर होने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट रिपीटेड लेक्चर ही होंगे। क्यों? इसमें हम रिवीजन करेंगे और एक तरीके से, और इन चीज़ों को थोड़ा इन डेप्थ समझेंगे। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बता दूं, आज की लर्निंग्स में आपको ऑलरेडी वैसे ही बता चुका हूँ कि आज बात करें नेचुरल हजार्ड और डिजास्टर। डिजास्टर में भी हम मेनली बात करेंगे लाइटनिंग और अर्थक्वेक की। देन फिर हम देखेंगे सुनामी के बारे में, विंड्स के बारे में, स्टॉर्म के बारे में, साइक्लोन के बारे में, और फिर लास्ट में हम देखेंगे इन सबका डिजास्टर मैनेजमेंट की, कैसे हम इन चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन चीज़ से हम बच सकते हैं, कैसे हम डिस्ट्रप्शन को कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल हजार्ड क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है। देखो, ये जो दोनों ही टर्म है एक तरीके से सिमिलर है। ठीक है, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा सेम, बट सिमिलर है। एक चीज़ होने वाली है और एक चीज़ हो चुकी है, इतना ही डिफरेंस होने वाला है नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर में। डेफिनेशन समझते तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन से बात करो तो नेचुरल हजार्ड अ डेंजरस इवेंट, एक्टिविटी और a condition that can cause life loss, injury, health and property damage। नेचुरल हजार्ड ऐसी इवेंट है, ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इंजरी कर सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज कर सकती है, ठीक है, लाइफ लॉस कर सकती है। तो ये इनको क्या बोलते हैं? हम सिंपली हजार्ड्स बोलते हैं। हमारे लिए क्या है? हजार्ड्स। जैसे अर्थ के क्या हमारे लिए हजार्ड्स है। अगर अर्थ क्यों आएगा तो वो क्या करेगा? डैमेज कर देगा। सुनामी आएगी तो क्या होगा? डैमेज कर देगा। अगर स्टॉर्म आएगा तो क्या होगा? प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, इंजरी देगा लोगों की हेल्थ को, ठीक है, लाइफ लॉस होगा, लोगों की डेथ भी हो सकती है, डिसरप्शन होगा। तो बेसिकली हजार्ड क्या है? ऐसी एक्टिविटी और कंडीशन जो कि थ्रेट कॉज करती है, ठीक है, लाइफ को, और इंजरी करती है, प्रॉपर्टी डैमेज करती है। सिंपली उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल हजार्ड। ठीक है। इसकी सिंपली दो कैटेगरी है, जियो फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। ठीक है। जियो फिजिकल का मीन्स क्या है? जियो फिजिकल का मीन्स है कि जियोलॉजिकल जो भी प्रोसेस हो रही है, अर्थ की जितनी भी जियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, उनकी वजह से अगर कोई हजार्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं जियो फिजिकल हजार्ड। फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्यूब, वोल्केनो, ठीक है, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये हमारी अर्थ की वजह से आ रहा है, नेचुरली आ रहा है। ठीक है। बायोलॉजिकल मीन्स, बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड थ्रेट। जैसे मान लो किसी पैथोजन ने अटैक किया, किसी वायरस ने अटैक किया। एग्जाम्पल में पेंडेमिक, जैसे अभी हाल ही में कोविड आया था, और कोविड क्या था? एक तरीके का पेंडेमिक था। वो हमारे लिए नेचुरल हजार्ड था। नेचुरली हजार्ड था क्या? वैसे तो नेचुरल भी नहीं था, वो हमारे लिए मैन मेड एक तरीके से हजार्ड, डिजास्टर साबित हुआ एक तरीके से। हजार्ड तो उसको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हो चुका है। ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर कोई ऐसा बायोलॉजिकल थ्रेट, ऐसा कोई इस तरीके का कोई वायरस जो कि ह्यूमन को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज करेगा, या फिर अगर प्रॉपर्टी डैमेज तो वैसे बायोलॉजिकल चीज़ें नहीं करती, बट हाँ हेल्थ डैमेज कर सकती है, आपको इंजरी कर सकती है, आपकी लाइफ लॉस कर सकती है, तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल थ्रेट या फिर नेचुरल हजार्ड। ठीक है। नेचुरल से आपको ये चीज़ याद रखना कि
इट अकर्स नेचुरली, ठीक है, मैनमेड की बात नहीं होगी, ठीक है। नाउ डिजास्टर की बात करते हैं, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इस सीवियर डिस्रप्शन कॉजिंग ह्यूमंस मटेरियल सोसाइटल लॉसेस, ऐसा सीवियर डिस्रप्शन जो कि ह्यूमन को, मटेरियल को, सोसाइटी को लॉस करता है, उसको हम डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। सीवियर डिस्रप्शन कॉजिंग ह्यूमंस मटेरियल, उसको हमने क्या बोल दिया, सोसाइटल लॉसेस को क्या बोल दिया, डिजास्टर बोल दिया। हजार्ड होने की संभावना डिजास्टर वो होते हैं कि जो हो चुके हैं। सिंपली नेचुरल डिजास्टर की बात करें और मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो सिंपली दो टाइप है डिजास्टर के। नेचुरल मीन्स जो कि नेचुरल हजार्ड्स की वजह से आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हरिकेन्स, ठीक है, यानी साइक्लोन, फ्लड हो गया, ठीक है। बाढ़ जो होता है नेचुरली आती है, तो वैसे तो ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से भी आजकल बाढ़ आ जा रही है, बट एक्चुअली में जो उसका मेजर रीजन जो होता है वो अर्थ ही मानते हैं हम लोग, तो उसे हम नेचुरल कैटेगरी में करते हैं क्योंकि नेचुरली आता है, हम उसको जबरदस्ती लेके नहीं आते, ओके। मैन मेड डिजास्टर की बात करें तो ये हमारे ह्यूमन एक्शन की वजह से होता है। सिंपल, जैसे हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, ये हमारे लिए एक तरीके से डिजास्टर है। क्यों? क्योंकि इससे भी तो लाइफ लॉस हो रही है, इससे भी तो आपका मटेरियल लॉस हो रहा है। जैसे आप पॉल्यूशन कर रहे हो तो आपका जो वाटर है वो लॉस हो रहा है, ठीक है, एयर जो हो रही है लॉस हो रही है एक तरीके से, तो आपके लिए वो एक तरीके से हजार्ड ही है, ठीक है। तो मैन मेड में आपको पॉल्यूशन याद रखना है, इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, ये सारे एग्जांपल हो जाएंगे किसके, मैन मेड डिजास्टर के। एग्जांपल की बात करूँ तो जो हैरिकेन है, डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग एंड कॉजिंग फैटलिटीज। एक साइक्लोन, सिंपली एक साइक्लोन है, वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी लाइफ लॉस हो रही है, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है और उनकी लाइफ जो है उनको लाइफ की थ्रेट दे रहा है, ठीक है, सिंपली उनको मार दे रहा है, उनकी डेथ हो जा रही है उसकी वजह से, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, ये क्या एक तरीके से डिजास्टर है, सिंपल, ओके। सो टाइप्स ऑफ डिजास्टर की बात करूँ, ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। नेचुरल डिजास्टर सिंपली कुछ कैटेगरीज है, कुछ सोर्स हैं। जैसे नेचुरल डिजास्टर अर्थ के सरफेस से आते हैं, जैसे एग्जांपल में अर्थ की सरफेस पे आते हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस के नीचे से आते हैं, वो क्या हमारे अर्थक्वेक हो गई, सुनामीज हो गई, वॉल्केनो इरप्शन, ये किसकी वजह से आ रहा है, अर्थ क्रस्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है। अर्थ की सरफेस पे जैसे लैंडस्लाइड हो जाती है, मिट्टी खिसक जाती है, ठीक है। एवांशे का मतलब होता है सिंपली ये भी एक तरीके से लैंड स्लाइड है, बट लैंड की जगह पे आप स्नो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ की बात हो रही, तो आइस स्लाइड होती है, तो उसे हम बोलते हैं एवांश लैंड, ठीक है। लैंड स्लाइड में सिंपली आपको रॉक्स, मिट्टी जाती है, बट एवलांशेस में आइस जाती है, ठीक है। और सिंपली मैं कहूँ तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, ग्लेशियर स्लाइड होते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल मीन्स ये तरीके से मेट्रोलॉजिकल समझ सकते हैं, स्पेस से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको मेट्योर पढ़ा चुका हूँ। हाइड्रोलॉजिकल पानी की वजह से, जैसे विंड स्टॉर्म आ रहा है, टॉर्नेडोज आ रहे हैं, हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, फ्लड आ रहा है ना। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, सिंपली ओले गिर रहा है, ठीक है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है सिंपली। तो ये भी नेचुरल डिजास्टर, बट कैसे, हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रोलॉजिकल जहाँ भी बढ़ाएगा सिंपली आपको किससे रिलेट करके रखना है, वाटर से, ओके। नेचुरली हेल्थ को भी इशू करते हैं, जैसे कोई भी पेंडेमिक आ गया, एपिडेमिक, वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। मैन मेड की बात करें तो मैन मेड में सिंपली सोशियो टेक्निकल और वॉरफेयर, ठीक है। सोशियो टेक्निकल की बात करें, ये कैटेगरी एग्जांपल में जैसे टेक्निकल एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, दिन बर दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो एक तरीके से क्या डिजास्टर ही है, क्योंकि उससे लाइफ लॉस हो रही है। स्ट्रक्चरल कॉलैप्स, कई सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई सारी बिल्डिंगें जो है ढंग से नहीं बनी थी, कई सारे ब्रिजेस अच्छी तरीके से नहीं बनते, उनकी क्वालिटी खराब होती है, वो गिर जाते हैं और उससे भी लोगों को डैमेज होता है, फैट जो लोगों को डैमेज होता है और उनकी जान भी जाती है। तो ये सारे क्या हैं, एक तरीके से ये क्या मैन मेड डिजास्टर है, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्शन फेलियर की वजह से हो रहा है, ओके। वॉरफेयर की बात करूँ तो जैसे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हजारों लाखों सैनिक जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके क्या है, डिजास्टर है, जिससे भी ह्यूमन लाइफ लॉस होती है, वो सिंपली हमारे लिए क्या है, एक तरीके से डिजास्टर है, ओके। सो यहाँ पर जो है नेचुरल डिजास्टर और हैजार्ड, ये दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो फर्स्ट हम डिजास्टर की बात करने वाले हैं वो होने वाली है लाइटनिंग, ठीक है। हम बात करने वाले हैं लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब सिंपली होता है बिजली कड़कना, बिजली कड़कना। आपने इसको छोटे स्केल में कहूँ, वैसे तो आपने लाइटनिंग देखा है क्योंकि आप अर्थ पे ही रहते हैं और आपने अर्थ में बारिशों में देखा है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिजली कड़कती है और बारिश नहीं भी हो रही तब भी आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है, बारिश से पहले, ठीक है। उसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। उसमें क्या होता है, जैसे आपके घरों में समटाइम क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ओवरलोड होता है, तो वहाँ पे आपको स्पार्क देखने को मिलता है। सेम आपको मैंने इलेक्ट्रिसिटी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चार्जेस की वजह से आ रही है, तो जो लाइटनिंग है क्या उसमें भी चार्जेस का लेना देना है, यस। लाइटनिंग भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ही है, बट वहाँ जो चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। आपके घर में जो नॉर्मल स्पार्क होता है वो बहुत छोटे लेवल पर होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट होता है।
बट अगर मैं लाइटनिंग की बात करूँ जो कि अब क्लाउड के बीच में हो रहा है, वो वहां पे जो होता है चार्ज बहुत ज़्यादा वास्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जो हम स्पार्क देखते हैं ड्यूरिंग रेनफॉल और थंडर स्टॉर्म, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इन द क्लाउड इज कॉल्ड लाइटनिंग। ठीक है, सिंपली उसे हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो क्लाउडों के बीच में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, सिंपली हमें पता है कि जो चार्ज होता है हमारे घर में, वो थोड़ा सा चार्ज अगर कहीं पे स्पार्क प्रोड्यूस करता है तो वहां पे क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, आग लग जाता है, ठीक है, फायर। लेकिन यही मैं बात करूँ लाइटनिंग की, और यहाँ तो इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चार्ज प्रेजेंट है, तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या होगा, जब एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ और एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे घरों को हमारे मटेरियल्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं घर की ही बात करूँ तो घर पे अगर बिजली गिरेगी तो घर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि घर में भी बहुत सारा कंडक्टिंग मटेरियल होता है। सो इसी चीज़ को बचाने के लिए, इसी चीज़ को बचाने के लिए हमने क्या बनाया है, हमने क्या बनाया एक्चुअल में, उस जिसको इसको बनाया है किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सिंपली इन्होंने बताया था कि हाँ ये कैसे काम करता है, इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको नाम याद रखना है। ओके, तो इन्होंने क्या बनाया, लाइटनिंग कंडक्टर। ये क्या करता है, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, हैवी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है क्लाउड से, और वो कहाँ आता है, अर्थ की सरफेस पे आता है। अब अर्थ की सरफेस पे आता है तो क्या होगा, अर्थ की सरफेस पे आएगा तो अर्थ की सरफेस पे बड़े बड़े हाउसेस हैं, तो उन हाउसेस पे अगर बिजली गिरेगी तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डैमेज होगा तो ह्यूमन को लॉस होगा। ठीक है, ह्यूमन की जान पे खतरा बन जाएगा। ओके, तो हम सिंपली इसका जो पर्पस है बनाने का वो क्या है, वो है सिंपली बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द लाइटनिंग हजार्ड। जो लाइटनिंग होती है इस चीज़ से बचाने के लिए हमने इस चीज़ को बनाया है, लाइटनिंग कंडक्टर को सिंपली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया है इस चीज़ को। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली एक मेटल की स्ट्रिप होती है, आज के टाइम पे हम मेटल की वायर भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें क्या होती है, एक सिंपल मेटल की स्ट्रिप होती है। टॉप एंड इसका कैसा होता है, पॉइंटेड होता है एंड फिक्स अबव द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। इसको हम क्या करते हैं, लाइटनिंग रॉड को हम क्या लगाते हैं, छत के एकदम टॉप पे लगा देते हैं। ठीक है, और इस टॉप को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, ग्राउंड में एक रॉड से कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर्स। ठीक है, एक हमने मेटल स्ट्रिप लगाया, उसको वायर से कनेक्ट किया, उस वायर को हमने कनेक्ट करते हुए अर्थ में एक रॉड लगाई, उससे उसको चीज़ को हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। जब भी लाइटनिंग होती है तो हम एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना, मैंने आपको केमिकल इफेक्ट में भी बताया था कि चार्ज को हमेशा क्या प्रेजेंट है, शार्प पॉइंट। चार्ज हमेशा शार्प पॉइंट पे जाता है। ओके, तो ये मेटल स्ट्रिप शार्प है और यहाँ पे क्या होगा, चार्ज एक्यूमुलेट होगा और इस वायर के थ्रू सिंपली कहाँ चला जाएगा, हमारे ग्राउंड में चला जाएगा। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंडक्ट करता है लाइटनिंग सेफली टू द ग्राउंड। जितनी भी चार्ज हमारे बिल्डिंग पे गिरने वाले होते हैं वो सिंपली उस चार्ज को इकट्ठा करेगा और सिंपली कहाँ भेज देगा, ग्राउंड में भेज देगा, जिससे क्या होगा, जो भी आपकी बिल्डिंग है उसको कोई भी डैमेज प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई भी डैमेज नहीं होगा। ओके, तो ये था इसका फंक्शन। नाउ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पहले भी देखी है, बट कुछ प्रॉपर्टी फिर से देखते हैं, जैसे चार्जिंग बाय रबिंग। जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो उससे क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेशन होता है। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैसा चार्ज कैसा बन जाता है, वो बन जाता है पॉजिटिव। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। कैसा बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। ओके, तो वैसे ही जब भी हम किसी चीज़ को रब करते हैं तो प्लास्टिक कॉम को अगर हम ड्राई हेयर से रब करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे बाल पे, हमारे हेयर्स में, ड्राई हेयर्स में और प्लास्टिक में क्या होगा, चार्ज होंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे, चार्ज होंगे सेपरेट हो जाएंगे। और जब भी सेपरेट हो जाएंगे तो जब भी आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जैसे दो तरीके के चार्ज हमें पता चल गया कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये अलग अलग चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। और जब भी अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर वहीं ये अब सेम चार्जेस हो जाते हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, रिपल करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो सेम जब भी प्लास्टिक का वो ड्राई हेयर करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
ओके, चार्ज ऑब्जेक्ट हेयर एंड कॉम बोथ बिकम चार्ज। जब भी हम इनको रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। वैसे तो दोनों ऑब्जेक्ट न्यूट्रल थे, बट रब करने से जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हुए हैं, जिसकी वजह से उस पर चार्जेस आए। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज ट्रांसफर थ्रू मेटल कंडक्टर। जो चार्ज है किस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, सिंपली मेटल कंडक्टर के थ्रू। जो भी चार्ज है वो हमेशा मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू ट्रांसफर है, क्योंकि कंडक्टर इज गुड सॉरी कंडक्टर का मीन्स ही मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो कहें इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से हो रही है, चार्ज से, तो हम कहेंगे मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज। सिंपल, दोनों को आप कंबाइन करके सोच सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली एक डिवाइस में कहूँगा, एक डिवाइस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या करता है, सिंपली टेस्ट करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है कि नहीं है। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है। पिट बॉल एंड गोल्ड लिफ। ठीक है, गोल्ड लिफ एक्सपेरिमेंट आपको 11th में भी मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप देखने को मिलेगा। सिंपली क्या होता है, एक रॉड होती है, ठीक है, जिससे दो गोल्ड फॉल कनेक्ट रहती है एक बॉटल के अंदर सिंपली। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो जब भी आप इस पर चार्ज ऑब्जेक्ट टच करते हैं तो ये क्या होता है, ये जो दोनों रोड है एक दूसरे से पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये जो दोनों लीफ होती है, गोल्डन लीफ कैसी हो जाती है, एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएगी। जब भी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो सेपरेट आउट हो जाएगी, और अगर इसमें कोई नेगेटिव चार्ज होगा तब भी ये सेपरेट आउट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्कोप से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें सिंपली क्या बताता है, सिंपली हमें बताता है कि इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। जब भी वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जो गोल्ड लीफ है, ये जो दोनों गोल्ड लीफ होती है दोनों सेपरेट आउट हो जाती है। ठीक है, इसके पिक्चर में लगाना भूल गए, बाकी आप देख सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आप सिंपली सर्च करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोस्कोप दिख जाएगा। ओके, अर्थिंग की बात करें तो ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। जब भी कोई भी चार्ज को हम ग्राउंड में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो उस प्रोसेस को हमने सिंपली क्या बोलती है, अर्थिंग बोलती है। क्या पर्पस है, प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक। समटाइम क्या होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस रिलीज होता है, उस इलेक्ट्रिक चार्जेस का उसका शॉक लग सकता है। ठीक है, तो उस शॉक को हम किसी को डैमेज ना हो, किसी को शॉक ना लगे, तो उस चार्ज को हम सिंपली कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थ। अर्थ हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होती है, और अर्थ को जितना भी चार्ज दोगे वो एक अपने अंदर इकट्ठा कर लेगी, और फिर भी नेगेटिवली चार्ज कभी नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगी। ओके, चार्ज कंजर्वेशन की बात करें तो दो तरीके की चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लास रोड को रब किया सिल्क के साथ। ठीक है, अगर हमने ग्लास रोड और सिल्क को रब किया तो एक ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिवली चार्ज आ गया। क्यों, क्योंकि ग्लास रोड ने क्या किया, ग्लास रोड ने अपना जो चार्ज था किसको ट्रांसफर कर दिया, सिल्क को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज होता है अपोजिट होता है पॉजिटिव चार्ज का, ये सिंपल लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ बताने जैसा कुछ था नहीं, है ना। ठीक है, तो दो तरीके के चार्ज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग। प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग की बात करें तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, जब भी तूफान आता है, सिंपल, तो जब भी आंधी तूफान आता है तो जो एयर करंट होता है, देखो मैं आपको पहले भी करंट का मतलब बता चुका, जब भी कोई चीज़ फ्लो होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम करंट बोलते हैं। तो जब हवा जो बहती है वो कैसी बहती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में बहने लगती है। हवा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बहने लगती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या किस तरफ मूव करने लगते हैं, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं। तो जिससे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो होता है ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज जो होता है नीचे एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्लाउड के फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो क्लाउड का अपर वाला पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। और हमें पता है कि ग्राउंड क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, ग्राउंड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है। तो जब ये जो सेपरेशन होता है और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत तेज लाइट और स्पार्क और साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। क्यों होता है, क्योंकि एयर करंट अवर मूव करती है और जो वाटर के ड्रॉपलेट से नीचे की तरफ मूव करती है, जिससे चार्ज क्या होता है, चार्ज सेपरेशन। और इस चार्ज सेपरेशन की वजह से जब भी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज कलेक्ट इन द टॉप ऑफ द क्लाउड, एक क्लाउड के टॉप पे जो होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और नेगेटिवली चार्ज उसके बॉटम पे एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, एक क्लाउड के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक क्लाउड में क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, ग्राउंड पे एक्यूमुलेट होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा,
ये वाला पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होने की कोशिश में, तो ये जब दो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, लाइटनिंग होगी, ठीक है। तो यही सिंपल फिनोमिना है जो कि लाइटनिंग के पीछे है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है अकर्स व्हेन एक्यूमुलेटेड चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग ब्राइट लाइट, ठीक है। ये जो चार्ज है जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा यानी कि एक दूसरे से जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये जो पॉजिटिव है ये जो नेगेटिव है इसको क्या बोलेंगे, जब मिलेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जिससे क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी और साउंड प्रोड्यूस होगा। सिंपल इसी को मैंने आपको पहले बता दिया, इसको क्या बोला सिंपल हमने, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बोला। कैट हैपन बिटवीन द क्लाउड्स, अपने एक ही क्लाउड में भी हो सकता है और बहुत सारे क्लाउड में हो सकता है, और क्लाउड और अर्थ के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। क्लाउड के बीच में हो सकता है और अर्थ और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, तो ये दोनों के बीच में हो सकती है अर्थिंग, ठीक है। अगर क्लाउड और अर्थ के बीच में होता है तो उस टाइम पे जो बिजली होती है वो कहाँ आ जाएगी, हमारे अर्थ के सरफेस पे। यही सबसे ज्यादा डैमेज कॉज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर क्लाउड क्लाउड के बीच में चार्ज मीट करता है तो वो सिंपली हमको बिजली कड़कते हुए दिखाई देगी, हमें डैमेज नहीं प्रोवाइड कर, मतलब डैमेज नहीं करेगी। हमेशा जो बिजली होती है हमें नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन सम टाइम नुकसान पहुंचा देती है। कब नुकसान पहुंचाएगी, जब वो चार्ज होगा ग्राउंड पाने की कोशिश करेगा। ओके, सो ये हो गया। सेफ्टी प्रिकॉशन की बात करें कि हम किस तरीके से बच सकते हैं लाइटनिंग से। अगर हम आउटडोर हैं तो क्या कर सकते हैं, देखो सिंपली हम अगर आउटडोर है तो कोई हमें शेल्टर ढूंढना जिससे हमें क्या हो सके, जिससे हम लाइटनिंग से बच सके, ठीक है। एक गाड़ी ढूंढ सकते हैं जिसमें विंडो बंद करनी है, ठीक है। हमें एक घर ढूंढना सिंपली जहाँ हम छुप सके, व्हीकल्स ढूंढ सकते हो। हमें ट्री के नीचे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि ट्री के नीचे नहीं जाना, पोल्स के नीचे जाना, ओपन फील्ड में नहीं जाना। जो ट्री होता है उसके पॉइंटेड शार्प होते हैं, पोल्स का जो पॉइंट होता है शार्प होता है। और चार्ज को क्या पसंद है, चार्ज को पसंद है शार्प पॉइंट। तो हमेशा जो चार्ज है मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। एलिवेटेड एरिया, ऊंचे एरिया पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें अम्ब्रेला यूज नहीं करना है, क्योंकि अम्ब्रेला की टिप भी कहती है शार्प होती है, ठीक है। हमें शेल्टर लेना है अंडर शॉर्टर ट्री, छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर रहना है, बड़े पेड़ों के नीचे शेल्टर नहीं देना है। स्क्वाट पोजीशन में हमें नीचे की तरफ झुक जाना है, ठीक है। सर पे हाथ रख लेना जिससे आपके जो बाल हैं, क्योंकि आपके बाल भी बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जो बिजली है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आपके सर पे, ठीक है। इसलिए आपको स्क्वाट पोजीशन पे नीचे की तरफ झुक जाना है, ठीक है। लेकिन आपको ग्राउंड पर लेटना नहीं है, ठीक है। इंडोर की बात करें, अगर आप घर के अंदर है तो आपको मेटल पाइप यूज़ नहीं करना, मेटलिक ऑब्जेक्ट छूना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, आपको शॉक लग सकता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स आपको टच नहीं करने हैं। रनिंग वाटर जो है उसको आपको छूना नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस घर के अंदर लगे हुए हैं और चांसेस है कि हम वहाँ पे, और आपके घर में लाइटनिंग कंडक्टर जैसा, आपके हाउसेस में, आपकी बिल्डिंग में अगर लाइटनिंग कंडक्टर जैसा कोई सिस्टम नहीं है तो उस केस में आपको अनप्लग कर देना है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। और आप प्रिकॉशन के लिए खुद से भी कर सकते हैं, ओके। सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको अनप्लग कर लेना है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जिससे क्या हो सके, वो जो शॉक है, वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो आपके अप्लाइंसेस को डैमेज ना कर सके, ओके। तो ये थे सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। सो यहाँ जो था लाइटनिंग हमारा कंप्लीट होता है। आई होप कि जो लाइटनिंग है और जो उसके फिनोमिना है, किस तरीके से उसकी प्रोसेस है, कैसे लाइटनिंग होती है, वो आपको समझ में आया होगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट डिजास्टर मैं कहूँगा वो है हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जिसे हम हिंदी में भूकंप भी कहते हैं, और इसके बारे में आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक आध बार तो भूकंप जरूर देखा ही होगा, ठीक है। बहुत रेयर ही होगा जिसने कभी भूकंप ना देखा हो। अब भूकंप होता क्या है, देखो भूकंप एक तरह से क्या है, वाइब्रेशन है। क्या है भूकंप? क्या है? वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जब भी अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होता है तो उस वाइब्रेशन को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक बोल देते हैं। अर्थ के अंदर जब भी वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक बोलेंगे, ठीक है। ये क्यों होता है, देखो अर्थ की सरफेस के नीचे जो समटाइम क्या होती है, रॉक्स टूट जाती है, फ्रैक्चरिंग ऑफ द रॉक। इसके वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन कॉज होता है। और इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है, सिंपल, ओके। इस वाइब्रेशन को ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं। क्यों? अब ये जो वाइब्रेशन आता है तो इससे जो सरफेस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सरफेस पे जो मटेरियल प्रेजेंट है, सरफेस पे जो लोग प्रेजेंट है, उनको डैमेज होता है और उससे क्या हो सकता है, नुकसान होता है हमें, ओके, ठीक है। कारण की बात करूँ, अर्थक्वेक के कारण क्या है, तो देखो आउटर लेयर हैज फ्रेगमेंट ऑन प्लेट्स। हमारी अर्थ की आउटर लेयर जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके उस पर क्या है, बहुत सारे फ्रेगमेंट है में एक प्लेटें प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो प्लेट है, एक प्लेट ये मान लेते हैं और एक प्लेट ये मान लेते हैं, ठीक है। एक प्लेट इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, एक जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो जब भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और टकराती हैं तो कॉलिजन होता है, ठीक है, टकराव होता है। अब जब ये टकराव होता है तो ये जो रॉक्स है ये टूटती है, फ्रैक्चर्स होती है, ठीक है। फ्रैक्चर होगी तो इससे क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ये वाइब्रेशन कमजोर भी हो सकता है, बहुत तेज भी हो सकता है। ज़्यादा तेज होगा तो ज़्यादा भूकंप आएगा, और ये वाइब्रेशन का थोड़ा कम होगा तो थोड़ा
माइल्ड जो है अर्थक्वेक आएगा। ठीक है, तो जो अर्थ की आउटर लेयर, इसके जो फ्रेगमेंट है, प्लेट्स हैं, ये जब भी कॉलिजन में आती हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या है, कांस्टेंट मोशन में, ये कैसी है, कांस्टेंट इन मोशन, मोशन हमेशा करती हैं, तो ये क्या होता है, कॉलिजन में आते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, जिस जब एक दूसरे कॉलिजन में आएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन कॉज होगा। अब वाइब्रेशन कॉज होगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन कॉज होगा तो अर्थक्वेक आएगा। ओके, सो हमें क्या समझ में आएगा, इसके क्या कारण है कि जो अर्थ की आउटर लेयर में जो प्लेट्स हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ये कैसी है, कांस्टेंट इन मोशन, और जब भी ये टकराती हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ढकेलती हैं, और जब भी कोई एक दूसरे को ढकेलेगा तो क्या होगा, वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो वाइब्रेशन है वो क्या होगा, वो जो वाइब्रेशन है पूरे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे क्या होगा, अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे क्या होगा, हमें अर्थक्वेक फील होगा। ओके, सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया क्या है, अब देखो ये जो प्लेटें हैं, इनकी पर्टिकुलर कुछ जॉइंट्स है। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर इस लोकेशन में जुड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, जिस एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सिस्मिक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर इसी एरिया में भूकंप क्यों आते हैं, क्यों, क्योंकि मालूम है भी कश्मीर में क्या है, कश्मीर में टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से टकराती रहती हैं, एक दूसरे को ढकेलती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये सिस्मिक जोन है। कश्मीर हो गया हमारा, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालय हो गया। ठीक है, इन क्रस्ट, इन जो प्लेट्स हैं, इनके टकराने की वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है, जो गंगा वाला जो प्लेन एरिया है। ठीक है, जो यूपी और यूपी वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, यूपी वाला तिब्बत वाला एरिया, नेपाल वाला एरिया, इस एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिस्मिक जोन है, यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं भूकंप के आने के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव होता है। ओके, नाउ अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ से पहले समझ में आएगी कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आ रहा है, वाइब्रेशन की वजह से आ रहा है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और वाइब्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। सिंपली वो वाइब्रेशन ही क्या है, अर्थक्वेक है। सो वाइब्रेशन है तो उसमें वेव्स जनरेट होगी, हमें पता है कि वाइब्रेशन सिंपली वेव जनरेट होगी। अब ये जो वेव है, ठीक है, ये 3 टाइप की वेव है। कैसी वेव है, 3 टाइप की वेव है। अब ये जो अर्थक्वेक के टाइम में 3 टाइप की वेव प्रोड्यूस हो रही है, वो वेव है हमारी पी वेव, एस वेव और एल वेव। ठीक है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। देखो हमें पता है कि 2 तरीके की वेव होती है, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स। तो जो हमारी पी वेव होती है वो कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। एस वेव हमारी ट्रांसवर्स होती है। ओके, और एल वेव हमारी सरफेस वाली वेव होती है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, पहले आपको समझना है कि पी वेव क्या है। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एस हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। पी वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल है, तो किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर कर सकती है, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम। एस वेव हमारी क्या करती है, सिंपली सॉलिड के अंदर ट्रांसफर करती है। ठीक है, जो पी वेव है वो फर्स्ट ऑब्जर्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो होती है फास्ट ट्रेवल करती है। एस वेव क्या होता है, थोड़ा स्लो ऑब्जर्व होती है। ठीक है, जिसे हम रिकॉर्ड करते हैं, एक डिवाइस को यूज करके, जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। जैसे बीपी के लिए आप ईसीजी, सॉरी बीपी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ईसीजी के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन का नाम है। ठीक है, वैसे ही सिस्मिक वेव को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सिस्मोग्राफ। ओके, तो इस सिस्मोग्राफ में क्या आपको देखने को मिलता है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एस क्या है, हमारी ट्रांसवर्स वेव है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये किसी भी मीडियम के अंदर से ट्रांसफर कर सकती है। मैं थोड़ा आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ एक तरीके से। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी भी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर कर सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ठीक है, और जो हमारी एस वेव है, एस वेव का मतलब सेकेंडरी वेव, पी वेव का मतलब प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है वो ट्रांसफर वेव है, वो हमारी हमेशा सॉलिड के अंदर से ही ट्रांसफर करती है। तो पी वेव की जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो जब भी भूकंप आने वाला होता है ना, जैसे मान लो कहीं टकराया, तो तुरंत हमें पी वेव मिल जाएगी। क्या होगा, तुरंत हमें पी वेव मिल जाएगी। ओके, क्या रखना, पी वेव और एस वेव जो होती है दोनों ही अर्थ की क्रस्ट के अंदर होती है। एल वेव होती है हमारी सरफेस वेव। जब भी वो वाइब्रेशन हमारे सरफेस पर जाएगा तो तब हमें अर्थक्वेक, एक्चुअल में जो अर्थक्वेक है उसे हम मानते हैं। तो पी वेव जो है वो सिंपली जब भी वो कॉलिजन होगा तो पी वेव जनरेट हो जाएगी। फिर उसके थोड़ी देर बाद को आपको एस वेव मिल जाएगी, फिर आपको एल वेव मिलेगी, जिससे आपको अर्थक्वेक की आपकी जो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है उसको आप पहचान सकोगे। ठीक है, तो अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेजर कैसे करते हैं, सिंपली 2 स्केल दिए गए हैं।
ठीक है, दो स्केल दिए, एक रिचर स्केल है और एक मर्काली स्केल है। रिचर स्केल में मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1 to 9, इसी को हम जनरली यूज़ करते हैं। और ये जो है मैक्सिमम इट इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड इन 10 टाइम्स मोर पावरफुल। ठीक है, अगर 1 से 2 जा रहा है ना, तो जो पहला वाला भूकंप है दूसरा वाले भूकंप से कितना गुना है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो एक भी इंक्रीमेंट होता है, एक भी पॉइंट का इंक्रीमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिचर स्केल से, मतलब कि अगला वाला भूकंप जो है पिछले वाले से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। अगर मान लो एक टाइम पे 7 रिचर स्केल का भूकंप आया और एक टाइम पे 8 रिचर स्केल का भूकंप आया, तो आप कहोगे कि तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही सेम होंगे। नहीं, जो 8 और रिचर स्केल का भूकंप होगा वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होगा 7 रिचर स्केल के अर्थक्वेक से। ओके, मर्काली स्केल्स, इसकी मेजर इंटेंसिटी होती है 1 to 12। ठीक है, मोस्टली हम रिचर स्केल्स की बात करते हैं, इसके लिए आपको नाम बस बता रहा हूँ। मर्काली स्केल्स यूज होता है इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, इसको भी यूज करते हैं। अब इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के क्या ही इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब आप वैसे तो आप बहुत ज़्यादा छोटे, आपने चीज़ें ज़्यादा नहीं देखी हैं। ठीक है, बट आपने अर्थक्वेक के टाइम पे क्या देखा है कि लोगों को क्या होते हैं, अगर आपने न्यूज़ भी देखी होगी थोड़ी बहुत, आपको पता है लोगों के घर उजड़ जाते हैं। ठीक है, उनकी जो रहने की जगह है वो टूट जाती है, बिल्डिंग्स टूट जाती है, रोड्स डैमेज हो जाते हैं, ब्रिज डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, डैम्स टूट जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये सिंपली क्या अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। अब जब डैम टूट गया, मान लो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से क्या हो, डैम डैमेज हो गया, तो उससे क्या होगा, जो वाटर सप्लाई है वो भी डैमेज होती है। फॉर एग्जांपल इससे फ्लड भी आ सकता है। इससे क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है, क्योंकि डैम टूटा, बहुत ज़्यादा पानी एक तरीके से निकलेगा। अगर मान लो यही अर्थक्वेक हमारा कहाँ पे आया, अर्थ की सरफेस पर ना आकर कहाँ पे आ गया, हमारी ओशियन के अंदर आ गया, तो सुनामी क्रिएट कर सकता है। अगर पहाड़ी एरिया पे आया तो लैंडस्लाइड करेगा। ठीक है, रॉक्स का फ्लो जाएगा। ठीक है, रिवर की जो डायरेक्शन उसको तक बदल सकता है। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल अर्थक्वेक यानी कि बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक है जो कि इंडिया में आए हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है 8 अक्टूबर 2005 में आया था, उरी एंड तंगधार में, नॉर्थ कश्मीर का ये पार्ट है उरी एंड तंगधार। इसका जो मैग्नीट्यूड था वो मोर देन 7.5 रिक्टर स्केल था। ठीक है, और 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में एक भूकंप आया था, ऐसा ही बहुत बड़ा भूकंप था, मैग्नीट्यूड था इसका 7.5 रिक्टर स्केल से ऊपर। ओके, तो ये हिस्टोरिकल अर्थक्वेक थे, बस सिंपली आपको रेफरेंस के लिए बता दिया आपको। क्या क्या प्रोटेक्शन मेजर ले सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक का कोई आया है तो। क्विक सेफ स्ट्रक्चर, देखो बहुत ज़्यादा हैवी जो हम घर बनाते हैं ना कंक्रीट यूज़ करके, तो अगर उसको कोई डैमेज होता है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। अगर ऐसी बिल्डिंग है जो कि किससे मिलकर बनी, कंक्रीट से मिलकर बनी है, और एक तरफ ऐसी बिल्डिंग है जो कि किससे मिलकर बनी है, मड से या टिम्बर से मिलकर बनी है। ठीक है, लकड़ी से या फिर मिट्टी से मिलकर बनी है, तो दोनों में से जो सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा हमारा कंक्रीट वाला। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हम टिम्बर यूज़ करें, मड यूज़ करें, जिससे जो हमारा घर है वो ज़्यादा हैवी ना हो। ठीक है, हमारे जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादा हैवी ना हो, हमारे जो मटेरियल्स ज़्यादा हैवी ना हो। इंडोर की बात करें तो हमें शेल्टर लेना है अंडर ए टेबल। ठीक है, देखो अर्थक्वेक के टाइम पे हमें शेल्टर लेना है अंदर टेबल, लेकिन ऐसी टेबलों के अंदर नहीं लेना है जो कि आसानी से टूट जाए। टेबल के अंदर हमें इसलिए जाना है क्योंकि टेबल क्या कर सकती है, कुछ अगर आपके ऊपर हैवी मटेरियल गिरता है तो उससे आपको बचा सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक कमजोर सी टेबल के नीचे जाके बैठ गए और वो थोड़ा सा भी उस पर वजन आया तो टूट जाए, तो उससे आपको डैमेज हो जाएगा। तो टेबल के अंदर आपको बैठना है, बट मजबूत टेबल के अंदर बैठना है। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट से क्या रखना है, आपको दूर रखना है। क्यों, क्योंकि वो आपके ऊपर गिर सकते हैं अर्थक्वेक की वजह से। आउटडोर में है तो आपको आपको एक क्लियर एरिया में भाग जाना है सिंपली आपको। ठीक है, जहाँ पे बिल्डिंग्स ना हो, ट्री ना हो। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डैमेज नहीं होगा। व्हीकल्स में है तो उसके अंदर ही रहिए, और उसके बाद धीरे धीरे सप्लाई करके उस एरिया से सिंपली बाहर निकल जाइए, लेकिन आपको ड्राइव स्लोली करना है। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन से आपकी व्हीकल भी जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है। ओके, और इसकी जो बेस्ड ऑन रिचर स्केल्स में आपको समझा देता हूँ। रिचर स्केल के मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर 0 to 2 है तो ये सिंपली हमें पता नहीं चलेगा, बहुत माइन्यूट लेवल का अर्थक्वेक है सिंपली। ठीक है, अर्थ की सरफेस पे आते आते इसका जो इफेक्ट है वो एक तरीके से खत्म ही हो जाएगा, तो इसे ह्यूमन फेल्ट नहीं कर सकते। बट अगर वही 2 to 3 मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक है तो इससे थोड़ा बहुत लोग पहचान पाएंगे। ठीक है, अगर 3 to 4 मैग्नीट्यूड रिचर स्केल का अगर अर्थक्वेक है तो इसको सीलिंग लाइट जो होंगी, आपकी सीलिंग फैंस जो होंगे वो क्या करेंगी, वो घूमना स्टार्ट कर देंगे, हिलना स्टार्ट कर देंगे। इससे ज़्यादा अगर आया 4 to 5 तो आपकी जो वॉल्स है दीवार वो क्रैक हो जाएंगी। ठीक है, देखो कितनी तेज़ी से इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ रहा है। अगर 5 to 6 आएगा तो आपका जो फर्नीचर है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसमें मूवमेंट आपको ऑब्जर्व होने लगेगी। 6 to 7 में आपकी बिल्डिंग गिर सकती है। ठीक है, 7 to 8 आया
तो इसमें बहुत ज़्यादा बिल्डिंग गिरेगी, ठीक है, मेनी बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, अच्छी अच्छी बिल्डिंग गिरने के चांसेस हो गए। और इन द केस अगर 8 और उससे अबव आ गया तो टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा द ब्रिज, ऑफ द बिल्डिंग, ऑफ द रोड्स और किसी भी तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, नाउ मर्कली स्केल के ऊपर भी देख लेते हैं। देखो मर्कली स्केल इंस्ट्रूमेंट, इस वन अगर मर्कली स्केल का अर्थक्वेक आता है तो ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर पाएगा। 2 का आएगा तो कुछ लोग इसे पहचान पाएंगे रेस्ट कंडीशन में। अगर 3 मर्कली स्केल का भूकंप आता है तो सिंपली ऐसा लगेगा कि आपके पास से कोई ट्रक चला गया है, ठीक है, बहुत स्लाइटली होगा। 4th में मॉडरेट लेवल का आएगा, ठीक है, कुछ लोग इसे पहचान पाएंगे और कुछ जो लूज ऑब्जेक्ट होंगे वो थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। 5 लेवल का अगर अर्थक्वेक आया सो ये थोड़ा स्ट्रांग होगा, जो आपकी डिशेस है वो ब्रेक हो जाएगी, आपके घर के बर्तन टूट जाएंगे, आपकी बेल लगी हुई है तो वो रिंग करना स्टार्ट करेगी, आपकी क्लॉक जो होगी रुक सकती है, ठीक है, पीपल जो है वो जाग सकते हैं अगर कोई सो रहा है उनको, क्योंकि फील हो जाएगा। 6th तो जो होगा वो स्ट्रांग होगी, सबको पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं बट स्लाइटली डैमेज होगा, आपके घर का जो प्लास्टर है वो क्रैक हो जाएगा। 7 की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जो पुअर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होगी वो तो बहुत ही आसानी से गिर जाएंगे, ठीक है, और इसको गाड़ी के अंदर भी महसूस किया जा सकता है। गाड़ी मोशन में होती है तो वाइब्रेशन को फील करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर इसको ये जो है 7th मर्कली स्केल मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, इसको आप गाड़ी के अंदर भी फील कर पाओगे, ठीक है। 8 इट इज़ डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, चिमनी जो कि गिर सकती है, हैवी डैमेज होगा, फर्नीचर ओवरटर्न हो जाएगा। 9th रूनस, सीवियर डैमेज होगा, ग्राउंड फट जाएंगे, ठीक है, पाइप्स टूट जाएंगी। 10th डिजास्टर्स है, मेनी बिल्डिंग गिर जाएंगी, बहुत सारी बिल्डिंग गिर जाएगी। 11th वेरी डिजास्टर्स, ठीक है, इसमें से कुछ ही ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो बच सकेगा, ठीक है, अभी तक मैं बात कर रहे थे गिर जाएगा, अब वेरी डिजास्टर 11th में तो ऐसा रहेगा कुछ बच जाएगा, कुछ बच जाएगा। ओके, 12th में कैटास्ट्रोफिक, टोटल डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मटेरियल, ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो अर्थक्वेक की बात हो गई। ओके, नाउ अब बात आती है सुनामी। अब बात आती है सुनामी की। अब सुनामी क्या है, देखो हमें पता है कि ओशन के अंदर वेव्स होती है, ठीक है, वेव्स ट्रैवल करती है। आपने अगर आप कभी मुंबई साइड में या फिर आप ऐसे कोस्टल रीजन में गए होंगे वहाँ पे आपने वेव को देखा होगा कि हाँ समुद्र में लहरें उठती हैं, ठीक है। तो ये जो लहरें होती हैं नॉर्मली हाइट की होती है, 1 to 2 मीटर्स हो सकती है नॉर्मली, ठीक है, बट यही ओशन वेव्स, ठीक है, यही ओशन वेव क्या होती है, बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है, यही ओशन वेव जो होती है बहुत ज्यादा अगर बड़ी हो जाती है, क्यों हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से, अगर अंडर वाटर अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, इनकेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, समुद्र के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, लैंडस्लाइड की वजह से, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो लार्ज ओशन वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो ओशन की वेव है वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसका जो मेन रीजन है वो अंडर वाटर अर्थक्वेक ही है। ओके, तो अगर इस ओशन वेव की हाइट अप टू 30 मीटर पहुंच जाएगी, ठीक है, स्पीड अप टू 1000 किलोमीटर हो सकती है एक सुनामी की, ठीक है। तो ओशन वेव क्या है, सिंपली लार्ज ओशन वेव है सुनामी, ठीक है, किसकी वजह से आती है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से आती है। इसकी जो हाइट हो सकती है वो हो सकती है 30 मीटर, स्पीड हो सकती है अप टू 1000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सोच सकते हो कितना डिजास्टर्स हो सकता है कि एक 30 मीटर लंबी वेव एट द स्पीड ऑफ द 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कोस्टल रीजन को क्रॉस करते हुए शहर के अंदर आ जाती है, तो कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा, ठीक है। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सिंपली बाढ़ ही आ जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एक पूरी कंप्लीटली तरीके से बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, ठीक है, पावर खत्म हो जाएगा, वाटर सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। नोटेबल इवेंट की बात करें तो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी 26 दिसंबर ऑफ द 2004, 26 दिसंबर 2004, ठीक है। ये नोटेबल इवेंट था क्योंकि इस टाइम पे बहुत बड़ी सुनामी इंडियन में आई थी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे सुनामी के बारे में, ठीक है। सुनामी के बारे में सिंपली हमें बस इतना ही याद रखना है कि ये क्या है, एक लार्ज ओशन वेव है, क्यों प्रोड्यूस हो रही है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो सुनामी भी एक सुनामी किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से। ना हम बात करेंगे विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन की, ठीक है। ये वैसे तो क्लास 7 का टॉपिक है, ओके, बट इसको हम थोड़ा क्लियर तरीके से समझते हैं। सो बात करें विंड की, तो विंड क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा कि विंड क्या है, थोड़ा आपको लॉजिकली सोचना क्या है कि विंड क्या है, सिंपली मूविंग एयर है। विंड क्या है, मूविंग एयर, क्या है, मूविंग एयर, ठीक है, मूविंग एयर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मैं कहूंगा फ्रॉम
जो एयर है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है, कुछ इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूव करती जाती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो सिंपली क्या है, वो हमारा विंड है, क्या है हमारी विंड है, सिंपली क्या हो रही, एयर मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या है कि जो एयर जो है वो मूव करती है हमेशा, एयर जो मूव करती है कहाँ से कहाँ तक मूव जाती है, हाई प्रेशर एरिया से कहाँ जाती है, टू लो प्रेशर एरिया, ओके। और जो विंड होती है वो कैसे मूव करती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ओके। एयर प्रेशर की बात करें तो एयर अराउंड अस एग्जर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही बात हो रही है। दिस कॉज लीव्स एंड फ्लैग टू फ्लूटर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो जिससे पत्ते जो और जो फ्लैग है, झंडे, वो क्या करते हैं, हिलने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। अब वार्म एयर और कोल्ड एयर की बात कर लेते हैं, ठीक है। एयर भी हमें पता है सिंपली एयर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वार्म एयर जो होती है वो हल्की होती है, कैसी होती है, हल्की होती है। और जो कोल्ड एयर होती है वो क्या होती है, सिंक। देखो, वार्म एयर कैसी होती है, हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ जाती है। वार्म एयर किस तरफ से आती है, ऊपर की तरफ जाती है। और जो कोल्ड एयर होती है, हैवी एयर होती है, वो किसकी तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। इस तरीके से सिंपली एयर जो है मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ओके। सो अब इसका एक कारण ये भी है कि जो वार्म एयर है वो क्या है, लाइट है, और जो कोल्ड एयर है वो क्या है, हैवी है, ठीक है। तो वार्म एयर लाइट है तो ऊपर की तरफ जाती है, तो उससे क्या होता है, जो नीचे का एरिया होता है वो क्या होता है, लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक है। और जो ऊपर का एरिया होता है वो कैसा बन जाता है, हाई प्रेशर जोन बन जाता है। और इसी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वैसे तो हैवी होती है, और हैवी होने की वजह से उसको नीचे ही आना होता है। और इसको मेंटेन करने के लिए जो कोल्ड लेयर होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ सिंक होती है। क्यों, क्योंकि हैवी है, और ये भी हाई प्रेशर एरिया से क्या होती है, लो प्रेशर एरिया में, सॉरी, लो प्रेशर एरिया से कहाँ आने लगती है, हाई प्रेशर एरिया में, ठीक है। तो वार्म एयर क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर में जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। कोल्ड एयर क्या होती है, कोल्ड एयर जो होती है सिंक होती है, ऊपर से वो नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि हैवी एयर होती है। और एयर जो होता है हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। विंड मेजरमेंट की बात करूँ तो एनेमोमीटर यूज होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, विंड की स्पीड को मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, विंड के कॉजेस की, क्या क्या कारण हो सकते हैं विंड के होने के, ठीक है। अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर टू पोल, ठीक है। अगर अनइवन हीटिंग है, ठीक है, जो हीटिंग है वो अनइवन है, तो क्या होगा, इक्वेटर और पोल के बीच में क्या होगा, जो वार्म एयर है राइज करेगी किस पे, इक्वेटर पे, और कोल्ड एयर जो होगी फिल, इसको फिल करेगी गैप को, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो वो क्या करती है, यहाँ जो है लेस, या मैं कहूँगा लेस प्रेशर जोन बना देती है, लेस प्रेशर एरिया बना देती है, ठीक है, लेस प्रेशर एरिया बना देती है। और जब भी ऊपर जाती है तो क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है। तो जब भी वार्म एयर ऊपर जाएगी तो क्या होने लगती है, कंडेंस होने लगती है, ठीक है, कंडेंस होगी। और जो कोल्ड एयर ऑलरेडी ऊपर थी वो क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, जिससे क्या होता है, जो कोल्ड एयर है जब वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है, देखो वैसे भी कोल्ड एयर आपको मालूम है कि हैवी एयर है, तो नेचुरली क्या होगा, नीचे की तरफ ही आएगी। जब वो शिंक होगी तो वो इस पूरे एरिया पे क्या होती है, हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्या होगी, पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ओके। जिससे क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम में इससे को क्या करेंगे, वो मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा, ओके। So cold area moves from higher pressure to low pressure. Since always move from higher pressure to low pressure, the sinking cold is spread through out horizontally to fill the low pressure area created by the rising warm air. ठीक है, जो ऊपर एयर गई है उसकी वजह से जो लो प्रेशर एरिया बना था उसको मेंटेन करने के लिए, उसको फिल करने के लिए जो कोल्ड एयर है वो पूरे अर्थ पे, सॉरी पूरे सरफेस से क्या होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी, ओके। ओके नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और आपको और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ओके। हमें जो कुछ बेसिक चीज़ें पता है बस उसको याद रखते हैं और उसी के बेसिस पे हम इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। देखो, हमें एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो एयर है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर
एरिया, ठीक है। और जो वार्म एयर होती है, जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, राइज करती है, ठीक है। कोल्ड एयर क्या करती है, सिंक करती है, ठीक है। इतना हमें बेसिक पता है। अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ है, और अर्थ की इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब हमें मालूम है कि सन से सूरज की किरणें आ रही, हीट आ रहा है, और वो उसकी जो इंटेंसिटी, हीट की इंटेंसिटी, वो अलग अलग जगह पे अलग है, ठीक है। जैसे मतलब इक्वेटर पे जो अर्थ की इक्वेटर पर जो सनलाइट आ रही है वो ज़्यादा है कंपेयर टू पोल पे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर है, ओके। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमें पता है कि जो इक्वेटर है, यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, एयर है, वार्म एयर है, ठीक है। और पोल पे कैसी एयर प्रेजेंट होगी, कोल्ड एयर प्रेजेंट होगी। आपको मालूम है ना, पोल पे पोलर बियर रहता है बर्फ में, ठीक है। इक्वेटर पे कैसा होता है, इक्वेटर कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है। इंडिया का जो मौसम रहता है मोस्टली कैसा रहता है, गर्म रहता है, क्योंकि इंडिया जो होता है इक्वेटर पे लाइज करता है, ओके। सो यहाँ में क्या समझ में आया कि पोल, ओके, एयर कहाँ गर्म है, इक्वेटर पे, और पोल पे क्या गर्म, पोल पे क्या है, एयर कोल्ड है, ठीक है। दो चीजें हमें क्लियर समझ में आई। अब ये जो एयर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली मीन्स होता है क्या, ये जो एयर है ये करेगी, ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, ठीक है। सिंपली क्या करेगी, मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी, राइज करेगी, ठीक है। तो मान लेता हूँ ये क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। और यहां से ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव कर रही है, कौन सी एयर, वार्म एयर। इसकी तो प्रॉपर्टी है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होती है और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो यहाँ जो नीचे जो एरिया वो कैसा बन जा रहा है, जो नीचे का एरिया है बन जा रहा है, वो बन जा रहा है लो प्रेशर जोन, ठीक है। कैसा बन जा रहा है, लो प्रेशर जोन, ठीक है। और यहाँ जो पोल है, ठीक है, पोल पे क्या प्रेजेंट है, कोल्ड एयर। मान लो ये पोल था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोल्ड एयर प्रेजेंट है। तो कोल्ड एयर कैसा होता है, डेंस होता है, ठीक है। और डेंस होने की वजह से कैसा, यहाँ पे जो जोन होता है वो कैसा होता है, हाई प्रेशर जोन होता है। कैसा होता है, हाई प्रेशर जोन होता है, ओके। तो ये जो कोल्ड एयर है वो क्या करती है, ये सिंक करता है, और सिंक करके कहाँ आता है, इक्वेटर पे आता है। कहाँ पे आती है, इक्वेटर पे आती है, ठीक है। और इक्वेटर पे आके इस लो प्रेशर एरिया में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस लो प्रेशर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इस एरिया के जो एयर का जो गैप था उसको फिल कर देता है, ठीक है। जिससे जो नेचुरल मेंटेन जो एयर है वो मेंटेन रहता है, जो एयर का लेवल है वो मेंटेन रहता है, ओके। तो इस तरीके से जो होता है, विंड होती है, हवाएं चलती है, ठीक है। वार्म एयर ऊपर की तरफ जाता है, कोल्ड एयर नीचे की तरफ सिंक होता है, ठीक है। सिंपली आप इस डायग्राम से भी समझिए कि कोल्ड एयर नीचे की तरफ आ रहा है, वार्म एयर ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, ठीक है। तो आई होप कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल से आपको कैसे कैसे विंड होती है उसको पता चल गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, लैंड एंड वाटर मैं कहूंगा, सिंपल, ओके। तो सी हमें पता है कि जो वार्म एयर है और वाटर एयर लिख दिया मैंने यहाँ पे, जो वार्म एयर है वो क्या है हमारी, जो वार्म एयर है हमारी, वो वार्म एयर है वो राइज करती है, और कोल्ड एयर जो है हमारी सिंक करती है। ये दो प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब हम बात करें समर के केस में, क्योंकि दोनों केस में अलग अलग होगा। मान लेते हैं समर है, ठीक है, गर्मियों का मौसम है। गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो लैंड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो उससे एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आ गया, तो एयर का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, जो एयर है वो क्या करेगी, मूव करेगी अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड मूव करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। और जब ये एयर जो है अपवर्ड मूव करेगी तो अर्थ के जो सरफेस होगा उस पर क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया। क्यों बना, क्योंकि जो लैंड पे जो एयर प्रेजेंट थी क्या की अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई। अब जो कूल एयर है फ्रॉम द ओशियन, अब क्या करेगी, जो ओशियन में जो कोल्ड एयर प्रेजेंट है, ठीक है, पानी में जो कोल्ड एयर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, इस लो प्रेशर एरिया पे आएगा और इसको फिल कर देगा। इस लो प्रेशर एरिया पे आएगा और क्या कर देगा, इसको फिल कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हवाएं चलेगी, ओके, जिसे हम मॉनसून विंड भी
कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? मॉनसून विंड। जब हवाएं कहाँ से चले? ओशियन से लैंड की तरफ, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मॉनसून विंड, ठीक है। सेम, अब इसका अपोजिट आपको समझना है कब? इसका अपोजिट होगा सिंपल कब? विंटर्स में। इसका अपोजिट कब होगा? विंटर्स में। विंटर्स में क्या होगा? विंटर्स में जो लैंड होगी वो ज्यादा कोल्ड होगी, ठीक है। लैंड क्या होती है? कोल्ड होती है। और जो वाटर होता है वो कैसा होता है? वार्म होता है। तो वाटर का वार्म होगा तो वाटर के ऊपर, यानी कि जो ओशियन के ऊपर एयर प्रेजेंट है, ओशियन के एयर के ऊपर वो क्या करेगी? राइज करेगी, जिससे क्या होगा? लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। कहाँ पे? ओशियन में। इस बार जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है विंटर के केस में, जो लो प्रेशर एरिया बनता है वो कहाँ बनता है? वाटर पे बनता है, ठीक है। तो अब जब वाटर पे जो एयर थी वो ऊपर चलेगी, तो जो लैंड पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है, इस बार जो लैंड पे कोल्ड एयर प्रेजेंट है वो मूव करेगी, सिंक करेगी, और कहाँ जाएगी? वाटर के लो प्रेशर एरिया पे जाएगी और उसको मेंटेन करेगी। यानी कि हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? लैंड से वाटर की तरफ चलेगी। कहाँ से जाएगी? लैंड से जाएगी वाटर की तरफ। और वहीं समर में क्या होता है? जो हवाएं कहाँ चलती है? वाटर टू लैंड चलती है, ठीक है। इस तरीके से जो विंड है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। आई होप कि इसके फिनोमेना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए, किस तरीके से जो विंड है वो ट्रैवल करती है लो प्रेशर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म की बात करते हो, समझते हैं कि थंडरस्टॉर्म होता क्या है। देखो देखो थंडरस्टॉर्म क्या है? बहुत खराब मौसम है, ठीक है। वायलेंट वेदर, जिसके अंदर क्या होता है? बिजलियां कड़कती है, ठीक है। लाइटनिंग होगी, बिजलियां कड़केगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और हैवी रेन होगा, ठीक है। और समटाइम क्या हो सकता है? ओले भी बरस सकते हैं, ठीक है। तो जिसको अगर ओले बरसते हैं तो उसको हम जनरली हेलस्टॉर्म बोलते हैं, बट हम थंडरस्टॉर्म में भी समटाइम ओले जो होते हैं बरस सकते हैं, ठीक है। बर्फ के गोले पड़ने लगते हैं, ठीक है। कब थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन होगा? हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। हॉट एरिया में रहेगा, ठीक है। जहां उमस ज्यादा है, जहां गर्मी ज्यादा है, उस एरिया में जो विंड्स होंगी वो क्या करेगी? बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। हमें अभी पता चल गया कि विंड्स क्या होती है? जब भी एयर जो होती है गर्म होती है, ठीक है, विंड जो होती है वार्म होगी तो क्या होता है? ऊपर की तरफ जाएगी। अब ऊपर की तरफ जाएगी, और वाटर साइकिल के अंदर आपको पता है कि जब भी एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो वाटर के कंटेंट को भी ऊपर लेके जाएगी। तो जब भी बहुत रैपिडली एयर जो होगी वार्म होगी और बार बार क्या होगा? राइज करेगी, बार बार जो एयर है वो राइज करेगी और फिर एटमोस्फेयर में जाके कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन करेगी। तो इससे ये जब बार बार होगा तो इससे क्या होगा? बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होगा, क्योंकि जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एयर बार बार ऊपर जा रही है, कंडेंस होकर बारिश तो होनी है, ठीक है। जब भी वो कोल्ड लगी तो वो सिंक करेगी, तो रेनफॉल होगा। अब रेनफॉल होगा तो अब हमें पता है कि क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं आपको लाइटनिंग ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इस क्लास में, तो आपको पता है कि लाइटनिंग में क्या होगा? चार्ज का सेपरेशन हो जाता है क्लाउड के सरफेस पे। तो जब चार्ज ऊपर हो गया और एक साइड पे चार्ज नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया, एक साइड पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया क्लाउड के अंदर, तो उससे क्या होगा? लाइटनिंग कॉज करेगा, ओके। लाइटनिंग कॉज करेगा। तो सिंपली थंडरस्टॉर्म क्या है? थंडरस्टॉर्म एक बहुत खराब मौसम है, ठीक है। वायलेंट वेदर है, जिसके अंदर क्या होता है? बिजलियां कड़कती है, ठीक है। बहुत तेज हवाएं चलती है, बहुत हैवी बारिश होती है, ठीक है। और कुछ टाइम पे क्या होता है? पत्थर ओले भी गिरते हैं, ठीक है। ये कब बनता है? जब वार्म एयर बार बार रैपिडली बहुत तेजी से ऊपर जाती है और फिर कूल होती है, ठीक है। जिससे क्या होता है? क्लाउड का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत रैपिडली होता है, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा रैपिडली क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो लाइटनिंग अलग होगी, रेनफॉल अलग होगा। इसी वेदर को हमने क्या बोल दिया? थंडर स्टॉर्म बोल दिया, ठीक है। स्टॉर्म से आपको क्या याद रखना है? स्टॉर्म से आपको याद रखना है कि वॉलेंट डिस्ट्रप्शन। कैसा? वॉलेंट डिस्ट्रप्शन इन एटमॉस्फेयर, वॉलेंट डिस्टर्बेंस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। वॉलेंट डिस्टर्बेंस इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? स्टॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी, बहुत ज्यादा हैवी रेन होगा, ठंडर भी हो सकता है, लाइटनिंग भी हो सकता है, बर्फ भी गिर सकते हैं, ओले भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है सिंपल स्टॉर्म। स्टॉर्म के अंदर क्या होता है? स्टॉर्म को सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से तूफान बोल सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से हम क्या बोलेंगे? तूफान बोलेंगे, ठीक है। विंड स्टॉर्म हवा का तूफान हो गया, ठीक है। तो ये स्टॉर्म क्या हो गया? हमारा तूफान हो गया। विंड का मतलब क्या होता है? सिंपली हवा होता है, ठीक है। तो अब आंधी आता है, ठीक है। आंधी जब तूफान आती है, ठीक है, और तूफान में क्या होगा? तूफान में पूरा एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तूफान के अंदर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, समटाइम बिजली कड़कती है, वही हमारा क्या है? स्टॉर्म है, ओके। तो थंडरस्टॉर्म का फॉर्मेशन कैसे एरिया में होता है? हॉट एरिया में होता है। क्यों? क्योंकि
हॉट एरिया से जो एयर है वहाँ की वो गर्म होती है, बार बार राइज करती है, बार बार क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बहुत रैपिडली क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिससे हैवी रेन होता है, और हैवी रेन होगा तो सिंपली वो स्टॉर्म हो जाएगा। ठंडा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इसमें लाइटनिंग हो रही है। ओके, थंडर का मतलब सिंपली होता है बहुत जोर से आवाज प्रोड्यूस करना। ठीक है, जो जब लाइटिंग होती है तो बहुत तेजी से जो आवाज प्रोड्यूस होती है ना उसको हम थंडर बोलते हैं। तो सिंपली थंडर का मतलब क्या है, लाइटनिंग विथ रेनफॉल, जिसमें स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, थंडर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके। प्रोसेस की बात करें तो कैसे होता है, राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज स्ट्रॉन्ग विंड दैट कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अप। ठीक है, जब राइजिंग टेम्परेचर क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, राइजिंग टेम्परेचर जो एयर है वो एयर गर्म हो जाएगी, राइजिंग टेम्परेचर से जो एयर है गर्म हो जाएगी और उससे स्ट्रॉन्ग विंड का फॉर्मेशन होगा और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऊपर लेके जाएगी। और जब ये वाटर के ड्रॉपलेट को एटमॉस्फेयर में लेके जाएगी तो वहां पे ये क्या होंगे, फ्रीज होंगे। ठीक है, फ्रीज होकर क्या करेंगे, क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, और क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद क्या करेंगे, फॉल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं। फिर ये जो चीजें बार बार होती है, ठीक है, द रैपिड मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग ड्रॉपलेट्स इन द राइजिंग एयर क्रिएट्स, ये क्या करता है, लाइटनिंग और थंडर को क्रिएट करता है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइटनिंग, सॉरी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, थंडर स्टॉर्म। ओके, सो थंडर स्टॉर्म आपको क्लियर हो गया। अब क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, तो हमें पता है कि हमें सिंपल एक शेल्टर लेना है स्मॉल ट्री के अंदर। ठीक है, अगर ज़रूरत लगे तो। ठीक है, ग्राउंड पे हमें नहीं लेटना है, हमें अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना। क्यों, क्योंकि उसमें मेटेलिक एंड्स होते हैं। ठीक है, शार्प पॉइंट को जो है चार्जेस अट्रैक्ट करता है। और हमें पता है कि थंडर के अंदर क्या, सॉरी, थंडर स्टॉर्म के अंदर क्या होगा, थंडर, लाइटनिंग साउंड, लाइटनिंग होगा और हैवी रेनफॉल होगा। तो हमें ये तीनों चीज़ से बचना है। ठीक है, बहुत खराब वायलेंट वेदर होता है। ठीक है, मेटल शेड यूज़ नहीं करना है क्योंकि कंडक्टर होते हैं चार्जेस के। एक कार बस एक सेफ प्लेस हो सकती है। और हमें पानी से क्या रखना है, दूर रखना है, क्योंकि पानी जो हो सकता है, प्योर वाटर होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, बट जो वाटर होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, सो ये बात हो गई हमारे थंडरस्टॉर्म की। ठीक है, साइक्लोन भी एक तरीके का क्या है, साइक्लोन भी एक तरीके के स्टॉर्म ही है। ठीक है, बट ये कैसा स्टॉर्म है, रोटेटिंग स्टॉर्म है। अब स्टॉर्म, साइक्लोन भी क्या एक तरीके का स्टॉर्म है। और स्टॉर्म में क्या होता है, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है। ठीक है, तो क्या साइक्लोन में भी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, यस, साइक्लोन में भी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं। ठीक है, साइक्लोन का जो अदर नेम होता है वो नाम है हरिकेन। जो हरिकेन है वो क्या नाम, वो कहाँ का नाम है, अमेरिका एरिया में बोलते हैं, यानी वेस्टर्न साइड में। और टाइफून हम यूज़ करते हैं एशिया में, फिलीपींस और जापान में। और इंडियन हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंडियन ओरिजिन में हम यूज़ करते हैं वर्ड साइक्लोन। ठीक है, अब हमें समझना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग विंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमें समझना होगा कि स्ट्रॉन्ग विंड फॉर्मेशन कब हो रहा होगा। मतलब इसमें विंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे जरूर वार्म एयर कोल्ड एयर का भी रोल होगा। ठीक है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। क्या होता है, जो जो ओशियन है, ठीक है, ओशियन जो वाटर है वो क्या होता है, वो गर्म होता है। ठीक है, गर्म होता है, जब ओशन वाटर हीट होता है तो वहाँ की जो एयर होती है वो भी हीट हो जाती है। अब हमें पता है कि जो हीटेड एयर है, ठीक है, सॉरी, जो वार्म एयर है, ठीक है, जो वार्म एयर है वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी। ठीक है, मैं इसको अच्छे तरीके से लिख के समझाता हूँ। चलो, जो वार्म ओशियन वाटर है वो क्या करेगा, एयर को हीट कर देगा। ठीक है, जब एयर को हीट कर देगा तो क्या करेगा, एयर जो है वो मूव करेगी कैसे, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं राइज करेगी। ओके, राइज करने के बाद क्या होगा, नीचे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो जो अदर एयर है, ठीक है, अदर एयर में कहूँ या फिर मैं कहूँ कोल्ड एयर में सिंपली कहूँ, यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो इस एरिया पे आएगी और यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे इस गैप को क्या करेगी, फिल करेगी, फिल करेगी गैप को। ओके, फिल करेगी तो गैप को तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे फिल कर देगी। अब यहाँ पे जो वाटर राइज हुआ है, ठीक है, यहाँ जो वाटर जो वार्म एयर राइज हुई है क्या करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब क्लाउड का फॉर्मेशन करेगा। अब हमें एक चीज यह भी पता है कि जो अर्थ है वो क्या कर रही है, हमेशा रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, अर्थ हमारी रोटेशन में। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये जो एयर है, ठीक है, ये जो एयर है, ये जो कोल्ड एयर है और ये जो एयर जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये करने लगेगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्या करने लगेगा, स्पिन करना स्टार्ट कर देगा ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक है, कहां पर, लो प्रेशर सेंटर पे क्या करने, कहां पे करने लगेगा, लो प्रेशर सेंटर, स्पिन एट लो प्रेशर
सेंटर, जहाँ पे ये लो प्रेशर सेंटर था, जहाँ से वार्म एयर सबसे ज़्यादा निकली होगी, वहाँ उसका लो प्रेशर सेंटर रहा होगा, ठीक है। उस सेंटर पे ये जो एयर है, कोल्ड एयर, ये क्या करने लगेगी, स्पिन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब वार्म एयर, फिर से वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, साथ में मॉइस्ट लेके जाएगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होता रहेगा, नीचे और एयर आती जाएगी और वो बहुत तेजी से स्पिन करने लगेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाएगा, ठीक है, जो कि पूरे ओशियन में आपको विजिबल हो जाएगा। और ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, ये साइक्लोन क्या करेगा, मूव करने लगेगा टू द कोस्टल एरिया, ठीक है। और जब भी ये लैंड पे पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को लूज करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पिन की वजह से एनर्जी आ गई। और अब ये क्या है, अब ये साइक्लोन जब आ गया हमारी लैंड पे, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई वार्म एयर नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, बट इससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को हमें रोकना रहता है, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो वाटर जो होता है वेपराइज करता है बाय रिलीजिंग, जो हीट रिलीज होती है बाय द ओशन वाटर, ठीक है। वार्म एयर राइज होता है और क्रिएटिंग लो प्रेशर जोन, और लो प्रेशर जोन में अदर से एयर आती है और अर्थ की स्पिन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक स्पिनिंग इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। एक जो भी एयर है वो स्पिन करने लगती है अराउंड द लो प्रेशर सेंटिक। यहाँ जो सेंटर है, आप पिक्चर में देख पा रहे हो साइक्लोन का, इसे आई ऑफ द साइक्लोन भी बोलते हैं। इसके अराउंड क्या करने लगेगा, जो एयर है वो स्पिन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आई की बात करूँ तो ये सबसे काम सेंटर होता है, लो प्रेशर जोन होता है। इसका डायमीटर हो सकता है साइक्लोन का 10 to 30 किलोमीटर डायमीटर हो सकता है। इसकी हाइट हो सकती है 10 to 15 किलोमीटर टॉल, और इसकी स्पीड हो सकती है, इसमें विंड की स्पीड हो सकती है 150 to 250 किलोमीटर्स इन सराउंडिंग क्लाउड्स, ठीक है। तो ये बात होगी सिंपली स्ट्रक्चर की। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है तो सिंपली हैवी रेन देखने को मिलेगा। स्टॉर्म की बात ही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलेगी, ठीक है। फ्लडिंग देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी भी घट जाएगी, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी घट जाएगी, ठीक है। आपको समुद्र में लहरें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट है किसके, साइक्लोन के, ओके। साइक्लोन से बचने का क्या सिंपल मेजर्स हम यूज कर सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है। देखो 48 आवर इन एडवांस हमें वार्निंग चाहिए, ठीक है। और एक और वार्निंग चाहिए 24 आवर इन एडवांस, ठीक है। साइक्लोन का अलर्ट हमें चाहिए ऑलमोस्ट 48 आवर हमें पता चलना चाहिए एडवांस में, और वार्निंग हमें मिलनी चाहिए 24 आवर इन एडवांस में। हमें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी वार्निंग को फॉलो करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें मूव होना चाहिए सेफ प्लेसेस पे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं साइक्लोन का अलर्ट ऑलमोस्ट 48 आवर पहले ही एडवांस में दे देते हैं, और वो एक और वार्निंग देते हैं 24 आवर्स पहले, ठीक है। सो सिंपली हमें क्या करना रहता है, उसके मेजर्स को फॉलो करना रहता है। ये कैसे करते हैं, क्योंकि जो सैटेलाइट है और रडार है वो उससे क्या कर सकते हैं, हम साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोन का अलर्ट आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, स्पेस से, क्योंकि हम देख रहे हैं चीजें, ओके। हमें कंटामिनेटेड वाटर नहीं पीना है सेफ्टी वजह से। क्यों? क्योंकि इससे वेरियस इलनेस हो सकता है, कोई पैंडेमिक भी फैल सका है, ठीक है। हमें गीले स्विचेस को नहीं छूना है, अननेसेसरी आउटडोर एक्टिविटी भी हमें नहीं करना ड्यूरिंग द साइक्लोन, ओके। तो ये सारे क्या है, सेफ्टी मेजर हैं, ठीक है। टॉर्नेडो की बात करूं तो ये भी एक तरीके का क्या है, स्टॉर्म है। क्या एक तरीके का स्टॉर्म है, लेकिन ये किस शेप का है, डार्क फनल शेप का, ठीक है। अगर आपने लैब में कभी फनल देखा हो तो कुछ इस शेप का होता है फनल, और इसी शेप का क्या होता है हमारा टॉर्नेडो। ये कैसा होता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। ये कैसा होता है, स्काई टू ग्राउंड होता है, ठीक है। और ये एक साइक्लोन के अंदर भी बन सकता है। इसकी स्पीड की बात करूं तो वॉलेंट जो टॉर्नेडो की जो स्पिनिंग स्पीड है हो सकती है 300 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड हो सकती है वो 3 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। इसका जो डायमीटर है 1 मीटर टू 1 किलोमीटर तक हो सकता है, ओके। फंक्शन क्या करता है, आसपास की जितनी भी चीजें हैं, डस्ट हो गया, डेब्रिश हो गया, ठीक है, उन सारी चीजों को क्या करेगा, नीचे से इनगल्फ कर लेगा, शक कर लेगा, और ऊपर से क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा, ठीक है। टिप से क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और ऊपर से सबको निकाल देगा। जब भी टॉर्नेडो आए तो क्या करना चाहिए हमें, इनके जो शेल्टर्स वो कैसे होते हैं, विंडो लेस रूम होने चाहिए। विंडो होगी तो क्या करेगा, ये जो एयर है सिंपली पास करेगी, उस तोड़ के अंदर भी जा सकती है, तो विंडो लेस रूम होना चाहिए। और डीप इनसाइड होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये अंडरग्राउंड नहीं है तो ये उस शेल्टर को भी डैमेज कर सकती है, जिससे क्या होगा, जिससे अल्टीमेटली आपको थ्रेट हो सकता है, ठीक है, आपको खतरा हो सकता है। सिंपली आपको जो सेफ्टी के लिए आपको सिंपली ऐसे शेल्टर यूज करना जिसमें विंडोज ना हो, और आपको ऐसी जगह पे जाना है जो बहुत गहरी हो या फिर अंडरग्राउंड हो, ठीक है, गहरी जगह पे हो या फिर अंडरग्राउंड हो, ओके।
सो यहाँ पे जो हमारे सिंपल्स की बात करो, सिंपली बात करो, जो डिजास्टर्स थे, ठीक है, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो स्टॉर्म्स हो, यहाँ पे वो क्लियर हो गए, ठीक है। विंड मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका। अब बात आती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, ठीक है। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो डिजास्टर जब भी होगा तो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होगा। उस डिसरप्शन को कम करने के लिए हमें पहले से ही कुछ तैयारी करनी होती है, ठीक है, कि हमें अगर कोई डिजास्टर आने वाला है तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करना है, कोई डिजास्टर आ चुका है तो फिर हमें उसे कैसे लड़ना है, और कोई डिजास्टर आगे चला चुका है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उस फेज में हमें क्या करना है। इसलिए हमें पूरी प्लानिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस टू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ द हैजर्ड इन डिजास्टर। सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सके। देखो प्रॉपरली हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट हम उसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। बाय मेकिंग स्ट्रेटेजीज हम बना सकते हैं, पॉलिसीज हम कुछ ऐसी बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो डिजास्टर उनके आने की जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें हमारी हमें हमारी एबिलिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है, इंडिविजुअल की, चाहे वो कम्युनिटी की, चाहे गवर्नमेंट को, जिससे हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सके, उस चीज़ के लिए तैयार हो सके, उस चीज़ से हम रिकवर कर सके, ठीक है। तो हमें उस चीज़ के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट में सिंपली 3 फेज आते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज जो आता है वो आता है प्री डिजास्टर फेज। मान लो कोई डिजास्टर आने वाला है और उसके बारे में हमें पहले ही पता चल गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक अर्थक्वेक आने वाला है और जिसको हमने पहले ही डिटेक्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ पी वेव, ओके। तो अब उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको खाली कर दे, एक ऐसे ओपन एरिया में चले जाए, ठीक है, जिससे क्या हो सके हम काफ़ी सारे जानों को बचा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारा जो फैटल डैमेज है उसको हम कम कर सकते हैं। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन की बात करें तो एक्शन लाइक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले ही हमें पता है कि अर्थक्वेक आ सकता है तो हम ऐसी बिल्डिंग बनाए जो कि अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सके, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, डेवलपिंग हम इमरजेंसी प्लान बना सकते हैं, ठीक है। वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं कि जिससे हमें पहले ही पता चले। पब्लिक को एजुकेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और आपको लहरें देख के आपको समझ में आ चुका है कि हाँ कोई ऐसी डिजास्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक सुनामी आने वाली है और आपने सिंपली आपको अपने एक पैटर्न को समझा जो कि आपको सी में, ओशियन में देखने को मिला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कोई ना कोई सुनामी आने वाली है, ठीक है। तो आपको उस पर्टिकुलर डिजास्टर के बारे में एजुकेशन देने को, आपको पर्सनल ट्रेनिंग देने को, अर्ली वार्निंग देना चाहिए प्री डिजास्टर फेयर में, ठीक है। अर्ली वार्निंग, इन्फॉर्मिंग कम्युनिटी ऑफ इम्पेंडिंग हैजर्ड्स कि हाँ कोई खतरा आने वाला है, तो ये प्री डिजास्टर फेज में हमें मैनेज करना होगा। जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम जो इम्पैक्ट है किसी भी डिजास्टर का उसको हम कम कर सकते हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर फेज हमें रिस्पॉन्स करना है कैसे, हमें एक्शन लेना है, जैसे बाय सेटिंग कंट्रोल रूम्स हमें उस टाइम पे बनाना है, इवैक्यूएशन सेंटर बनाना है जिससे हम लोगों को बाहर निकाल सकें, मेडिकल एड सेंटर बनाना है जिससे हम लोगों का इलाज करें, ठीक है, और किसी को अगर डैमेज हुआ तो उसको हम ठीक कर सकें। पोस्ट डिजास्टर फेज में हमें रिकवरी पे ध्यान देना है, ठीक है। पोस्ट रिहेबिलिटेशन, जैसे मान लेते हैं कि अर्थक्वेक आया, बहुत सारी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय होगी तो हमें उनके लिए टेम्परेरी हाउस बनाना पड़ेगा, टेम्परेरी यूटिलिटीज बनानी पड़ेगी जहां वो आसानी से रह सकें, ठीक है। देन रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी वो चीज़ है, ये प्री पोस्ट डिजास्टर फेज में होता है। रिप्लेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इम्प्रूव डिजाइन, ठीक है, जिससे क्या हो सके अर्थक्वेक से वो बच सके या फिर किसी अदर डिजास्टर से वो बच सके। डेवलपमेंट, अब ये डेवलपमेंट तो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है। जैसे हमने फ्लड इम्बैंकमेंट की बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे में रहता हूँ जो फ्लड प्रोन एरिया, वहाँ पे बाढ़ बहुत बार आती है, ठीक है। मैं नदी के किनारे आसपास रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, एक वॉल बना दी कंक्रीट की बहुत बड़ी, जिससे क्या हो जो वाटर है वो हाउसिंग एरिया में ना आ सके, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ पोस्ट डिजास्टर फेज में, ओके। तो ये 3 फेज था सिंपल, प्री डिजास्टर फेज और पोस्ट डिजास्टर फेज। क्या किस फेज में क्या क्या कर सकते हैं जिससे जो इम्पैक्ट है डिजास्टर को वो कम हो सके, वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। वार्निंग सिस्टम ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे पास एजेंसी है जैसे DST, DOS, CSIR, ठीक है, जो कि बहुत पहले ही सेटअप हमें वार्निंग दे देती है, ठीक है, फॉर सुनामी और स्टॉर्म सर्च, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा तूफान आने वाला, बड़ी लहरें आने वाली है, उसकी जो वार्निंग है ये एजेंसी हमें पहले ही हमें बता देती है, ठीक है। डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंडिया में बहुत सारी टीमें भी है, जैसे NDM है, ठीक है। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेट विद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अंडर द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश हुई थी, 2005 में, ठीक है। ये करती है जब भी कोई डिजास्टर आता है उसके रिस्पॉन्स में काम करती है, ठीक है। NDRF हमारा क्या है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स
फोर्स, ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये क्या है, स्पेशलाइज ट्रेन फोर्स है जो कि डिजास्टर में रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो ये आपकी हेल्प करने के लिए होंगे। एनआईडीएम, एनआईडीएम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, जिससे हम किसी भी डिजास्टर से लड़ सके, डिजास्टर मैनेजमेंट में सिखाती है। कौन सी इंस्टीट्यूट है, एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। एनडीएमए का फॉर्मूला क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके। डीएसटी क्या है, डीएसटी याद रखना आपको, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीओएस क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और सीएसआईआर क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये सारे वार्निंग सिस्टम है इंडिया के अंदर। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स है इंडिया में, एनडीआरएफ, एनआईडीएम, मेनली जो फील्ड पे जाकर जो काम करते हैं वो एनडीआरएफ करते हैं, एनआईडीएम ट्रेनिंग देते हैं, और एनडीएम जो है अथॉरिटी है अंडर द होम मिनिस्ट्री जो कि एक्शंस लेती है, जो कि जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ओके। सो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी रिलेटेड टू नेचुरल फिनोमिनास कंप्लीट होती है, डिजास्टर्स कंप्लीट होते हैं, ओके। तो आई होप कि जो आज का चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस चीज़ को देखो, हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और कुछ बच्चों को कुछ भी ना समझ में आया हो, ठीक है। डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि उसने कितनी अच्छी तरीके से समझा है, ओके। नाउ अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया तो सिंपली आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो बाय गिविंग दिस टेस्ट, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, मैं जो क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं, वैसे मैं क्वेश्चन के आंसर आपको तुरंत ही बताता हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आंसर आता है तो आप मुझसे पहले आप आंसर अपने दिमाग में सोच के रखिए, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको इस चीज़ को आपको समझ में आ गया है। अगर आपको आंसर नहीं समझ में आता इट मीन्स कि आपको उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है अभी भी, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, जो कि व्हाट इज नेचुरल हैजार्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए डेंजरस इवेंट और कंडीशन दैट मे कोज हार्म, ठीक है। एक इवेंट है, होने वाला इवेंट है, दैट मे कोज हार्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन इवेंट दैट कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, नहीं ये डिजास्टर है, ठीक है। जो कर चुका है वो है हमारा डिजास्टर, और जो करेगा वो है हमारा हजार्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आपको मैंने पहले ही हजार्ड और डिजास्टर में डिफरेंस क्लियर कर दिया था। Which of the following is a geophysical hazard? इसमें से कौन सा जियोफिजिकल हजार्ड है, ठीक है। अर्थक्वेक यस, सुनामी यस, वोल्केनिक इरप्शन यस, ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, जियोफिजिकल हजार्ड, ठीक है। विच इन्वेंटेड द लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, सिंपली बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है, जिन्होंने लाइटनिंग कंडक्टर इन्वेंट किया था। What is the function of the lightning conductor? Option number A, prevent building from collapsing, protect building by saving directing lighting into the ground, absorb all the electric charges, increase the intensity of light। नहीं, अब लाइटिंग कंडक्टर किस फंक्शन पे काम करता है, आपको अगर आंसर आ चुका है तो आप आंसर दे सकते हैं, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। ये बिल्डिंग को टूटने से बचाता है क्या लाइटनिंग कंडक्टर? नहीं, इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि ये बिल्डिंग को सेफ रखता है बाय डायरेक्टिंग जो लाइटनिंग आती है उसको ग्राउंड में भेज देता है। क्या करता है, लाइट को कहाँ भेज देता है, ग्राउंड में भेजता है। एब्जॉर्ब नहीं करता इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये ट्रांसफर करता है, ओके। इंक्रीज द इंटेंसिटी, नहीं इंटेंसिटी को नहीं बढ़ाता है, सिंपली ट्रांसफर करता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ टाइप ऑफ डिजास्टर। इसमें से कौन सा ऐसा जो टाइप ऑफ डिजास्टर नहीं है? नेचुरल डिजास्टर, यस इट इज अ डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर, यस इट इज अ डिजास्टर, मैन-मेड डिजास्टर है, ठीक है। बायोलॉजिकल डिजास्टर, यस पेंडेमिक्स हमारे डिजास्टर है। स्पीस डिजास्टर हमारे लिए अभी डिजास्टर नहीं, ऑप्शन जो नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है। विच अट्रैक्ट ईच अदर, कौन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? लाइक चार्जेस, नहीं दे रिबेल। अनलाइक चार्जेस, यस पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है। न्यूट्रल चार्ज किसी भी तरीके का फोर्स आपको शुरू नहीं करेंगे। ऑल चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको यूज करते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? वोल्ट मीटर, नहीं इससे हम पोटेंशियल नापते हैं। एमीटर, इससे हम करंट नापते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर, इससे टेम्परेचर नापते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस दैट यूज टू डिटेक्ट वेदर अ ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थिंग करने का क्या पर्पस है? देखो अर्थिंग में क्या करता है, हम जितना भी चार्ज है उसको सेफली अर्थ के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जितना भी एक्सेस चार्ज है। इससे वोल्टेज इंक्रीज होता है क्या? नहीं होता। ये क्या करता है, ट्रांसफर करते हैं चार्ज सेफली टू द अर्थ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता नहीं है, तो चार्ज कोई धरती में भेज रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। इट प्रिवेंट अर्थक्वेक, नहीं इसका अर्थक्वेक से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं, ओके।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक? कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक? ठीक है, इसमें से कौन सी लेयर है जो अर्थक्वेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोर, मेंटल और क्रस्ट, तीन लेयर है आपको मालूम है, आउटर कोर। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर आपका होगा? ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेंट्रल लेयर होती है कोर होती है, उसके बाहर मेंटल होती है, उसके बाहर क्या होती है? क्रस्ट होती है। और क्रस्ट में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट आर सिस्मिक वेव? व्हाट आर सिस्मिक वेव? ये साउंड वेव है क्या? नहीं। लाइट वेव है क्या? नहीं। वेव प्रोड्यूस ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के टाइम पे जो वेव प्रोड्यूस हुई है वो क्या है? हमारी सिस्मिक वेव है। ठीक है, सिस्मिक वेव ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक वेव भी ये नहीं है। विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं? देखो, मोस्टली सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को नापने के लिए, केल्विन स्केल भी टेम्परेचर को नापने के लिए हम यूज करते हैं रिचर स्केल और मर्केली स्केल। ठीक है, ये दो स्केल हम यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ को नापने के लिए। बट यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं क्या? तो चलिए, बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट है, बट मोस्ट जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा यूज होता है। वैसे ये दोनों ही स्केल यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर अर्थक्वेक प्रोन रीजन इन इंडिया? मेजर अर्थक्वेक रीजन या मैं कहूँ सिस्मिक जोन कौन सा है, तो हमें बताना है। जैसे डेक्कन प्लेट्यू, कश्मीर एंड हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, सॉरी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इसमें से कौन सा ऐसा एरिया जो मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है या कहूँ हाई सिस्मिक जोन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर एंड हिमालय हाई सिस्मिक जोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली जो प्लेट्यू एरिया होता है उसमें भूकंप आने के चांसेस कम होते हैं, बट जो पहाड़ जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा होता है वो उस एरिया में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। और वैसे भी हिमालय का जो फॉर्मेशन और टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन की वजह से ही हुआ है। ठीक है, और वो एक दूसरे को वैसे भी ढकेलती रहती है ना। व्हाट इज सुनामी? सुनामी क्या है? ए जाइंट ओशन वेव कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। यस, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो गया। ए पावरफुल स्टॉर्म, यस एक पावरफुल स्टॉर्म है, बट मोर जो कन्वीनियंट, मोर जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ए जाइंट ओशन वेव। ठीक है, ए वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, नहीं सुनामी नहीं। लार्ज फ्लड नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी टेकन ड्यूरिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के टाइम पे हमें कौन सा फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? ठीक, कौन सा फॉलोइंग प्रिकॉशन फॉलो करना है जिससे हम सेफ रह सके? तो स्टे अंडर डोरवे और टेबल, यस एक टेबल के अंदर हम अंदर रुक छुप सकते हैं, ठीक है, जिससे हम हैवी ऑब्जेक्ट से बच सकते हैं। रन आउटसाइड इमीडिएटली नहीं, अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो आपको रिस्क हो सकता है। ठीक है, स्टे नियर विंडोज नहीं, विंडोज के पास नहीं रहना। ठीक है, यूज एलिवेटर टू स्केप नहीं, एलिवेटर आपको किसी भी कंडीशन में यूज नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है, आपको टेबल या डोरवे के अंदर नीचे रुकना है। ठीक है, व्हाट इज द काल्म सेंटर ऑफ द साइक्लोन? काल्म सेंटर ऑफ द साइक्लोन जिसे हम आई भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ थंडरस्टॉर्म? थंडरस्टॉर्म का मेन कॉज क्या है? कूलिंग ऑफ द एटमोस्फेयर नहीं, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स या फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ और मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट नहीं, फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स जब ये विंड्स बार बार ऊपर जाती है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, बार बार रैपिडली ऊपर की तरफ जाएंगी, राइज होंगी बार बार, तो उससे क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो उससे बहुत हैवी रेनफॉल होगा और उससे थंडर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठंडा साउंड प्रोड्यूस होगा, लाइटनिंग होगी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? मेन कारण क्या? थंडर स्टॉर्म का फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, व्हाट शुड यू अवॉइड यूजिंग ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म? ठीक है, हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए यूज़ करने से? मेटल ऑब्जेक्ट, यस मेटल ऑब्जेक्ट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि थंडर स्टॉर्म में क्या हो सकता है? लाइटनिंग ऐसे, तो फिर हमें करंट भी लग सकता है। अम्ब्रेला यूज शुड यू अवॉइड टू ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। ठीक है, आपको अम्ब्रेला भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी यूज अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। आपको सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें या जितनी भी कंडक्टिव चीज़ें हैं उनसे आपको बचना है ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, क्योंकि आपको बिजली के शॉक लग सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो सकता है आपके ऊपर। विच टाइप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। ओके, अरे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नाउ विच टाइप ऑफ
डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर इन्वॉल्व बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो कि मेनली इन्वॉल्व इन द मेजर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने में, ठीक है। रिकवरी में, रिलीफ में, इमरजेंसी रिस्पॉन्स में, या मिटिगेशन में? यस, मिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। अब मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, मिटिगेशन सीमित नहीं है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने तक, ठीक है। स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी हो सकता है, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन भी हो सकता है। जैसे हम पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे हम इम्पैक्ट जो इफेक्ट है अर्थक्वेक का उसे कम कर सके, ठीक है। प्लान बना सकते हैं जिससे जो इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो मिटिगेशन सिंपली क्या है? एबिलिटी और एक्शंस है जो कि हमें लेना चाहिए, ले सकते हैं जिससे हम रिड्यूस कर सके अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को। तो मिटिगेशन इज एबिलिटी और एक्शन टेकन टू रिड्यूस और प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है, नॉट ओनली अर्थक्वेक। ओके, तो मिटिगेशन ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। इसके अलावा हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्री डिजास्टर फेज में, अर्ली वार्निंग दे सकते हैं जिससे हम पहले ही सावधान हो जाए। डिजास्टर के इम्पैक्ट को हम समझ सकते हैं। ड्यूरिंग डिजास्टर हमें रिस्पॉन्स देना होता है, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स कब हम देते हैं? ड्यूरिंग डिजास्टर देते हैं, ठीक है। रिकवरी और रिलीफ मतलब पोस्ट डिजास्टर फेज में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव? सिस्मिक वेव कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मिक वेव सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। ओके, विच गवर्नमेंट बॉडी इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट? इसमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आरबीआई नहीं, आरबीआई तो हमारा फाइनेंस देखती है। इसरो नहीं, ये तो स्पेस के बारे में देखती है। डब्ल्यूएचओ नहीं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, डिजीज के बारे में मोस्टली काम करती है और हेल्थ रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करती है। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। यही गवर्नमेंट बॉडी है, किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और इसको स्टेब्लिश कब किया था? 2005 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था सम नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हमने वेरियस फिनोमिना को समझा और हमें अब क्लियर हो गया है कि हाँ किस तरीके के किस टाइप, मतलब फॉर एग्जांपल हमें समझ में आ चुका है कि थंडर स्टॉर्म, लाइट स्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सुनामी क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, और आपको कोई इस चीज़ में डाउट भी नहीं होगा, ठीक है। अब जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो हमें हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आप सर्च करिए TMD Academy और डायरेक्टली आप हमारे एप्लीकेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। या तो चाहे तो आप स्क्रीन पे फ्लैश होते हुए QR को भी स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर के लिंक पे पहुंच जाएंगे, जहाँ से आप उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़िए। ओके, अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए, चाहे वो मिलिट्री स्कूल की, और चाहे वो नवोदय स्कूल की, या इवन या बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा? देखो, मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बट इसके अलावा अलग से क्या चीज़ें मिलेगी? आपको टेस्ट मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी अगर डाउट आता है तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपको टास्क प्लान दिया जाएगा जिससे आप अपने गोल को, अपने जो भी वर्क्स है उसको अचीव कर सके। आपकी ट्रैकिंग की जाएगी कि यस आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देन उसके बेसिस पर, टेस्ट के बेसिस पर आपको रैंक दिए जाएगी, ठीक है। रैंक सिस्टम है जिससे आप एक दूसरे को समझ सके, ठीक है, एक कॉम्पिटिशन फील कर सके। ओके, सो जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब तो ये बात होगी जो करंट में बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर में भी तैयारी करना चाहते हैं, इनकेस आप 2026, 27, 28 की तैयारी करना चाहते हैं अभी से, ठीक है, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपका बेस एकदम क्लियर कर देंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके की डाउट नहीं आएगा जब आप एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सो उसके लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ पे सिंपली हमारे कोर्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी, सिंपल वे में आपको समझ में आएगी। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि जो आज का जो चैप्टर था हमारा सम नेचुरल फिनोमेना, ये आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है हमारा मे बी हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू। सो उसको भी हम करेंगे कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में कोई डाउट नहीं है, डाउट भी है होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।